मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पूर्व के वीडियो में ये देखा कि द्वितांत व्यवहार या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव शैथिल्य से क्या आशय है और तनाव शैथिल्य के क्या कारण रहे, तनाव शैथिल्य की क्या प्रक्रिया रही, क्यों शीत युद्ध जो दोनों महाशक्तियों के मध्य लगातार युद्ध की स्थिति चल रही थी, कैसे उसमें एक ढीलापन आ गया, कैसे उसमें शिथिलन आ गई, ये अचानक से हुआ परिवर्तन है या धीरे धीरे हुआ परिवर्तन है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। देखो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रमुख घटना चक्र था। शीत युद्ध का जब चरम बिंदु क्यूबा संकट आया तो क्यूबा संकट के बाद हमने देखा कि जो उनके जो तल्खपूर्ण संबंध चल रहे थे उनमें हमें एक नरमी दिखाई दी। कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि महाशक्तियाँ एवं विश्व इन तल्खपूर्ण संबंधों से कहीं ना कहीं एक बेरुखी उनमें दिखाई दी। उनमें ये दिखाई दिया कि वो एक अच्छे संबंधों की दिशा में आगे जाना चाहते थे। हमें ये दिखाई दिया कि वो इन संबंधों से बोर हो रहे थे, वो लड़ने झगड़ने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं थे। और उन देशों के जो अभिजन थे, बुद्धिजीवी थे, उनके अंदर भी और ये भावना आ रही थी कि हमें राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अन्य स्रोतों में ध्यान देना होगा, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। देखो साथियों, हमने ये देखा कि जो द्वितांत व्यवहार है, द्वितांत व्यवहार के अर्थ के संबंध में हमने देखा कि ये सोवियत संघ एवं अमेरिका के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, उन तनावपूर्ण संबंधों का एक तरह से उनके अंदर जो मनोमालिन्य चल रहा है उससे दूर हटकर संबंधों में एक तरह से गर्माहट लाना, एक तरह से जो मनोमालिन्य है उसकी समाप्ति कर मधुर संबंध स्थापित करने को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में तनाव शैथिल्य के नाम से जाना जाता है। देखो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था थी, उस पर आज के वीडियो में हम प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि तनाव शैथिल्य का क्या प्रभाव पड़ा। जो संपूर्ण विश्व व्यवस्था थी, विश्व व्यवस्था में शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध अपना प्रभाव छोड़ रहा था, शीत युद्ध में अचानक शिथिलन आई और शिथिलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाले, उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, इसमें पहला बिंदु है महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। हमने देखा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों महाशक्तियों के मध्य धीरे धीरे जो संबंध हैं वो सहयोगपूर्ण दिखाई दिए। 1962 के बाद से ही हमने तमाम मुद्दों पे ये देखा और 1962 से पहले भी कुछ मुद्दों पर उनमें एक सहयोग भी दिखाई दे रहा था संघर्ष के साथ साथ। जैसे कि 1955 इसके लिए बड़ा निर्णायक वर्ष है। 1955 में दो ऐसी घटनाएँ हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन घटनाओं से हम कह सकते हैं कि एक तरह से द्वितांत का आगाज़ हो गया था। उनमें पहली घटना थी ऑस्ट्रिया की संधि, जिस संधि में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का सहयोग हमें दिखाई देता है। शीत युद्ध के बाद पहली ऐसी कोई संधि है जिस संधि के अंतर्गत पूर्व और पश्चिम का हमें मिलन दिखाई देता है, उन दोनों का सहयोग दिखाई देता है। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है, 1955 में ही एक पैकेज डील कार्यक्रम हुआ था। पैकेज डील कार्यक्रम के अंतर्गत 16 देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया था। इन दोनों महाशक्तियों की रस्साकसी में वीटो कर दिए जाने के कारण ये यूएनओ के सदस्य नहीं बन पा रहे थे। तो इन दो घटनाओं ने हमें ये दिखाया कि जो तनाव शीत युद्ध के दौरान चल रहा है उसमें शिथिलन होने की संभावना आगे बन सकती है। 1962 के क्यूबा संकट के बाद निर्णायक मोड़ आया और 1963 से हम तमाम घटनाओं में देख सकते हैं कि एक तरह से इनके संबंध ज़्यादा सुदृढ़ हुए, ज़्यादा मजबूत हुए और संबंधों में एक तरह से हमें मधुरता दिखाई देने लगी। 1963 में इन दोनों के मध्य, महाशक्तियों के मध्य एक हॉटलाइन समझौता हुआ, जिस हॉटलाइन समझौता के द्वारा ये तय किया गया कि कभी अगर ज़्यादा वैसी स्थिति होगी कि इन दोनों में युद्ध की संभावनाएं हों तो डायरेक्ट बात करके दोनों राजनेता युद्ध को टाल सकते हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं साथियों, यूरोपीय एकता का मार्ग प्रशस्त। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के दौरान हमने ये देखा कि यूरोप
एक तरह से विखंडित हो गया था। एक तरफ पूर्वी यूरोप था, एक तरफ पश्चिमी यूरोप था। इवन जर्मनी का विभाजन हो गया था, बर्लिन का विभाजन हो गया था। सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभाव देखा जा सकता है और पश्चिमी यूरोप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव देखा जा सकता है। इन दोनों के प्रभावों ने उनको एक तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विभाजित कर दिया। जो लंबे समय से सांस्कृतिक एकता से रह रहे थे, आपस में उनके रिश्ते थे, सारी चीज़ें थीं, और इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। तो तनाव शैथिल्य के दौरान ये देखा गया कि इनके मध्य व्यापार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध ये सब चलते रहे। तो यूरोपीय एकता का मार्ग भी तनाव शैथिल्य ने प्रशस्त किया। तीसरा बिंदु देखते हैं हम साथियों, तृतीय विश्व युद्ध के भय से मुक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप की जमीन पर लड़ा गया। यूरोपीय देश एवं शेष विश्व सभी तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बड़े भयभीत थे, आतंकित थे, क्योंकि परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था और उन्होंने जापान पर परमाणु बम के दंश का प्रभाव देख चुके थे सभी देश कि इसका क्या हश्र होगा अगर परमाणु हमला किसी देश पर हुआ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो भयभीत थे। तो तनाव शैथिल्य ने उनके भय को कम किया और तृतीय विश्व युद्ध के भय से मुक्ति हो गई, क्योंकि 1963 में जो हॉटलाइन एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह था कि दोनों महाशक्तियाँ प्रत्यक्ष बात कर सकती थीं किसी भी खतरे को टालने के लिए। अगला बिंदु देखते हैं साथियों, शस्त्र नियंत्रण का प्रयत्न। तनाव शैथिल्य के प्रभाव के रूप में हमें ये दिखाई दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि शस्त्र नियंत्रण का लगातार प्रयास किया गया। जैसे जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या बढ़ती जा रही थी, शस्त्र नियंत्रण के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहे थे। 1963 में पीटीबीटी संधि हुई थी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963। इसमें बाह्य आकाश एवं जल इन दोनों में परमाणु परीक्षण के परमाणु के परीक्षण पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 1968 में एनपीटी हुई थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि के द्वारा यह तय किया गया था कि परमाणु शक्ति संपन्न जो 5 राष्ट्र हैं वो 5 राष्ट्र परमाणु तकनीक किसी भी गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र को नहीं देंगे। दूसरा ये तय हुआ था कि परमाणु विहीन राष्ट्र परमाणु बम हासिल करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके बाद 1970 में मास्को बॉन समझौता हुआ, साल्ट फर्स्ट एवं साल्ट सेकंड की वार्ताएं हुई। तो हम ये देख सकते हैं कि एक तरह से शस्त्रों के लिए नियंत्रण के लिए प्रयास काफ़ी किए गए। अगला बिंदु देखते हैं हम, 5वां, गुटबंदी में लिप्त राष्ट्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता। देखो विद्यार्थियों, शीत युद्ध के दौरान गुटबंदी चरम पर थी। एक तरफ सोवियत गुट था और उसके पिछलग्गू देश थे, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सपोर्टर देश। ये देखा गया कि इनकी जो गुटबंदी चल रही थी लगातार, इस जो गुटबंदी में राष्ट्र थे उन राष्ट्रों को एक तरह से बाउंडेशंस थी शीत युद्ध के दौरान, उसमें हमें शिथिलन दिखाई देता है। हमें ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान, रोमानिया, ईरान जैसे देश एक तरह से अमेरिकी पक्षधर होते हुए भी गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हो जाते हैं। हमें ये दिखाई देता है कि जापान 1972 में मंगोलिया को मान्यता दे देता है। जापान 1973 में दक्षिणी वियतनाम से राजनयिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो ये सारी कई ऐसी घटनाएं हुई उस दौर में, जिन घटनाओं से हमें दिखाई देने लगा कि जो महाशक्तियां हैं और इन महाशक्तियों के से संबंधित जो राष्ट्र हैं उन पर जो बाउंडेशंस थे वो बाउंडेशंस हमें कम दिखाई देने लगे, कि ये प्रतिबंध कम हो रहे हैं। अगला बिंदु, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव में वृद्धि। निश्चित तौर पे देखा जा सकता है, और हमने अभी ही भी चर्चा की है इस पर, 1955 में जो पैकेज डील कार्यक्रम हुआ था उसमें एक साथ यूएनओ के 16 सदस्य राष्ट्र बढ़े थे, और ये सब दोनों महाशक्तियों की वजह से हुआ। अन्यथा दोनों महाशक्ति किसी सदस्य के उस यूएनओ में प्रवेश से संबंधित मुद्दे पर असहमत होती। मान लो अगर कोई देश सोवियत संघ का पक्षधर है तो वहाँ अमेरिका वीटो कर देता, और वहाँ अगर कोई देश अमेरिका का पक्षधर है वहाँ सोवियत संघ वीटो कर देता। तो ऐसी स्थिति में वो देश यूएनओ के
सदस्य नहीं बन पा रहे थे और यूएनओ के प्रभाव में कमी दिखाई दे रही थी। दूसरा बिंदु यह है कि इन दोनों महाशक्तियों के मध्य जो रस्साकसी चल रही थी किसी भी घटना को लेके, चाहे वो कोरिया संकट हो या कश्मीर समस्या हो, इन समस्याओं को लेके दोनों महाशक्तियों के मध्य एक रस्साकसी थी, एक प्रतिद्वंद्विता थी कि हमारे खेमे का जो देश है वो देश इस समस्या में अपना पक्ष ज़्यादा मजबूती से रखे और वो इस समस्या में एक तरह से ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहे, भले ही वह लाभ की स्थिति न्यायपूर्ण हो अथवा नहीं हो। तो ये जो स्थिति चल रही थी इसमें एक हमें शिथिलन दिखाई दी, हमें ये दिखाई दिया कि ये देश कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर थोड़ा सा पीछे हटने लगे, वो देखने लगे कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को भी कहीं ना कहीं देखना होगा। तो यूएनओ के जो विचार के मंच थे वो मंच और ज़्यादा आकर्षक बने और ज़्यादा गरिमा में बने और यूएनओ के गौरव में और वृद्धि हुई। अगला बिंदु देखते हैं साथियों हम गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह। कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो शीत युद्ध के दौर में प्रासंगिक था, शीत युद्ध के दौर में वो एक तरह से उसका आविर्भाव हुआ, वो पैदा हुआ था। एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था। इन दोनों गुटों में से जो राष्ट्र किसी भी गुट के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते थे, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहते थे, वो देश गुट निरपेक्षता में शामिल हुए और एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में वो रहने लग गए, भले ही वो नव स्वतंत्र देश थे। लेकिन जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, शीत युद्ध शिथिल हो गया, तो कुछ विश्लेषक एक मानते हैं कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चल रहा था, नॉन एलिजिमेंट मूवमेंट चल रहा था, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, जबकि ऐसा नहीं है। कतिपय विश्लेषक ये भी मानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हुआ, ये देखा गया, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे एक तरह से उन पर लांछन लगाया जाता था कि ये छद्म रूप से किसी न किसी गुट से मिले हुए हैं। उनको एक तरह से उतनी सहायता नहीं मिल पाती थी जितने वो हकदार थे। तो ये सारी चीज़ें इस शिथिलन के बाद खत्म हुई, तो हम ये कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हुआ और कई जो गुटों से संबंध रखने वाले देश थे वो इस नाम में शामिल हो गए, जैसे पाकिस्तान, रोमानिया वगैरह। अगला बिंदु दितांत यथास्थितिवाद की समर्थक धारणाएं। देखो साथियों, यथास्थितिवाद से आशय ये है कि जो अब चल रहा है वह सब ठीक है। तो कुछ विश्लेषकों ने ये माना कि दितांत सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान विश्व व्यवस्था में जो प्रभाव चल रहा था, वर्तमान विश्व व्यवस्था में उनका जो स्थान था, उसको अनवरत बनाए रखने के लिए, व्यवस्था अनुरक्षण के लिए वो ये चाहते थे कि दितांत बना रहे और ये वर्तमान यथास्थिति दोनों के लिए लाभकारी स्थिति है। अगला बिंदु महाशक्तियों के व्यवहार में शालीनता। देखो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूएनओ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये देखा गया कि जो महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों के व्यवहार में शालीनता दिखाई दी। इनके जो वार्तालाप थे, संवाद थे, समझौते थे, उनमें गर्मजोशी दिखाई दी, एक दूसरे को ज़्यादा सम्मान देने लगे और जो वार्ताएं थीं ज़्यादा गौरवपूर्ण होने लगीं। जो छींटाकशी और एक तरह से छोटी छोटी बातें पहले चल रही थीं, वो बातें अब पीछे रह गईं तनाव शैथिल्य के दौर में। अगला एवं अंतिम बिंदु है साथियों विश्व शांति का पोषण। तनाव शैथिल्य निश्चित रूप से विश्व शांति का पोषण था, अन्यथा तनाव शैथिल्य की स्थिति नहीं आती तो क्यूबा संकट जैसे शीत युद्ध के दौर में ऐसे भी कई क्षण आए कि तृतीय विश्व युद्ध कभी हो सकता था और तृतीय विश्व युद्ध निश्चित रूप से ज़्यादा भयावह होता, क्योंकि अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की संख्या बढ़ रही थी, दोनों खेमों में परमाणु हथियार थे। तो निश्चित रूप से तनाव शैथिल्य का जो दौर आया था, तनाव दितांत का दौर आया था, वो विश्व शांति का पोषण रहा। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में हम पुनः अध्ययन करेंगे।